हाथी भी चलेगी, साइकिल भी चलेगी और फूल भी खिलने वाला है। जब त्रिभुवन दत्त इससे पहले बहुजन समाज पार्टी से विधायक हुआ करते थे, उस ज़माने में ये यादव विरोधी तो नहीं कह सकते, लेकिन यादव लोगों का काफ़ी विरोध किया। तमाम यादव लोगों पर मुकदमा दर्ज करवाया। लोगों को लगा कि हमारी पार्टी में एक अकस्मात ये कूद गए हैं, और जो कार्यकर्ता काफ़ी वर्षों से समर्पित थे, मेहनत कर रहे थे पार्टी के लिए, पार्टी ने उनको उठा के हाशिए पर रख दिया। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु त्रिपाठी, आप देख रहे हैं द अर्थ न्यूज़ इंडिया। जनपद अंबेडकर नगर का विधानसभा चुनाव, यह एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता चला जा रहा है। अब एक त्रिकोणीय लड़ाई हो रही है धीरे धीरे। अब त्रिकोणीय मैं क्यों कह रहा हूं कि सपा, भाजपा और बसपा लगभग जनपद के सभी विधानसभाओं में मुख्य लड़ाई में तीन ही दल दिख रहे हैं। विधानसभा के चुनाव में अगर हम विधानसभा आलापुर की बात करें, आलापुर विधानसभा की लगभग इतनी खबरें हमने आपको दिखाई होंगी, तो आपने ज़रूर एनालिसिस किया होगा कि जनपद की सबसे उपेक्षित विधानसभा और ऐसी विधानसभा जो उत्तर प्रदेश की लगातार कुर्सी लिखती चली आई है। इस विधानसभा में ना तो बस स्टेशन है, इस विधानसभा में ना तो कोई हॉस्पिटल का ऐसा व्यवस्था है कि जो इस जनपद के सभी तबकों को सीधा वहाँ उनको मिल सकती हो। अब हमारे सामने पेज रखा हुआ है। ये पेज दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार एस.एन. त्रिपाठी जी का कार्यालय है। हमारे बगल में आज चर्चा विशेष में एस.एन. त्रिपाठी ही जुड़ेंगे। हेडिंग डाली गई है, आलापुर में त्रिकोणीय संघर्ष के आसार। अब मैं आपको थोड़ा डिस्क्रिप्शन इसका समझा दूं। विधानसभा का ये दलित बाहुल्य विधानसभा है आलापुर। यहाँ दलितों की संख्या है। दलित एक मुश्त जिस दल के साथ चले जाएंगे उसकी कुर्सी बन जाएगी। अगर जिसकी कुर्सी आलापुर में बनेगी, शायद जैसा होता चला आया है, उसी दल का कोई ना कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री की कुर्सी तय करेगा। आज इस चर्चा विशेष के स्पेशल शो में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे चर्चा विशेष के प्रोग्राम में रहेंगे एस.एन. त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, 15 साल से ज़्यादा का अनुभव क्षेत्र का। दैनिक जागरण जैसे बड़े बैनर में आप लगातार काम करते चले आए हैं। टीवी पत्रकारिता में भी आप जुड़े रहे, सोशल मीडिया एक्टिविटिस्ट भी हैं, और इस समय विधानसभा चुनाव में एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। लोगों की राय ज़मीन से जुड़ के ले रहे हैं, लोगों से लगातार मिल रहे हैं, और लगातार विधानसभा का सर्वे आप अपने अखबार में छापते हैं, और वो कहीं ना कहीं चुनाव में असर जरूर डाल रहा है। आपका द अर्थ न्यूज़ इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दिनों के बाद आज रूबरू हुए हैं आप, और ये मुस्कान, इसका राज क्या है, दर्शकों को बताइए। बस आपका व्यवहार ही इस मुस्कान का असली राज है। चलिए आते हैं मुद्दे पर। क्या देखते हैं, आलापुर विधानसभा क्यों पेचीदा बनती चली जा रही है, क्यों इतनी चर्चाएं, और क्यों ऐसा है कि हर जगह सेंधमारी, आपकी खबरें कुछ बोलती हैं, यूनिक लिखते हैं। क्या आलापुर का एनालिसिस क्या है? दरअसल ये दलित बाहुल सीट है, और यहाँ पे दल बदलुओं की संख्या कुछ ज़्यादा हो गई है। जिस नाते उनके काडर के मतदाता, जो उनके अपने मतदाता थे, वो चुप्पी साधे हुए हैं। वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारा कौन है, कौन गैर है, हमको किसको मतदान करना चाहिए। कभी इसके साथ हैं, कभी उसके साथ हैं। अभी वो ऊहापोह की स्थिति में है, असमंजस की स्थिति में है, जिसको कहते हैं कन्फ्यूजन। तो ऊँट किस करोड़ बैठेगा, ये तो 3 तारीख को पता चलेगा। लेकिन मतदाताओं की चुप्पी समझ से परे है। हमारे जो प्रत्याशी मैदान में हैं, खासकर विभिन्न राजनीतिक दलों में सपा, बसपा और भाजपा, दलित होने के नाते सभी लोग एक ही काडर से आते हैं, लेकिन अपने मतदाताओं को अपने पाले में करने की सेंधमारी में लगे हुए सभी प्रत्याशी खुद ये नहीं समझ पा रहे हैं कि किसका पलड़ा भारी है। वैसे चुनाव के परिदृश्य से जहाँ तक कहा जाए, देखा जाए, तो अब तक जो दिखाई दे रहा है, यहाँ की ज़मीनी हकीकत जो है, त्रिकोणीय संघर्ष के आसार बन रहे हैं। ठीक, कहीं बसपा भारी है, किसी क्षेत्र में सपा भारी है, किसी क्षेत्र में भाजपा भारी है। इसके पहले ये सीट भगवा रही है। भाजपा विधायक, भाजपा प्रत्याशी सोच रहे हैं कि हम भगवा में कमल खिलाएंगे। हाथी सोच रही है कि हम चल के लखनऊ पहुंच जाएंगे। वहीं साइकिल की रफ्तार थोड़ा धीमी दिखाई दे रही है, लेकिन वो भी प्रयास में है कि हम भी मैं रोकूंगा आपको। ये आपका सर्वे कहता है कि साइकिल की रफ्तार जो दिखता है दर्शकों में, जो प्रदर्शित किया जाता है, वो जानबूझ के प्रदर्शित किया जा रहा है कि लोगों पर थोपा जा रहा है? नहीं, एक पत्रकार होने की हैसियत से मैं प्रत्याशियों के साथ डे बाय डे लगा हुआ हूँ। हम लोगों को नैतिक जिम्मेदारी दी गई है कि एक दिन एक प्रत्याशी के साथ चलिए। मैं भी क्षेत्र में जाता हूँ प्रत्याशी के साथ। जो लोगों की मनोदशा है, जो लोगों की चर्चा है, उस चर्चा से छन के जो खबर आती है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे स्थिति
पहली किसकी है, दूसरी किसकी, तीसरी किसकी है, इस तरीके से। हालांकि कमोबेश तीनों लोग लड़ेंगे, मैंने आपसे पहले मतलब बताया लड़ाई में तीनों लोग हैं। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, जो अगर हम बात करते हैं, चलिए मौजूदा विधायक भारतीय जनता पार्टी से था, त्रिवेणी राम आए, पुत्रवधू का टिकट कटा, ससुर को टिकट मिल गया। चर्चा का विषय बना, चर्चा का विषय बहुत बड़ा ये बना कि ब्रह्मचारी बाबा ललन जी ब्रह्मचारी जी ने श्राप दिया है त्रिवेणी राम को कि आप सत्ता में नहीं आ सकते हैं। और एक चीज़ सर ये है कि कभी भी आलापुर ने दोहरा विधायक नहीं बनाया है, कभी भी आलापुर ने रिपीट नहीं किया, हाँ नहीं बनाया है, वो बदल जाता है। तो क्या कुछ होने वाला है? नहीं, ऐसा होता है तो ये भी एक ऐतिहासिक पहलू होगा इस क्षेत्र के लिए, इस विधानसभा क्षेत्र के लिए, कि अब तक आलापुर में किसी को रिपीट नहीं किया। लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने देखा है, भीम प्रसाद सोनकर इसके खुलता जीता जागता उदाहरण है। भीम प्रकाश सोनकर ने यहाँ पे 2 बार साइकिल की सवारी किया है और दोनों बार उनको सफलता मिली है। चलिए अब की बार, चलिए अब फिर हम भाजपा की बात करते हैं। आप रहे हैं प्रत्याशी के साथ, सर्वे लगातार लिखते रहते हैं, अखबार छपता है, भाजपा को लेके क्या मूड बन रहा है? क्योंकि स्टार्टिंग में भाजपा ने सबसे बाद में अपना पत्ता खोला, भाजपा रेस में नहीं थी, ये सब ने माना। उस समय बसपा बनाम सपा की लड़ाई चल रही थी। जब त्रिवेणी राम मैदान में आए तो एक छोटा सा आक्रोश उठा लोगों में, लेकिन वो इस समय अभी भी जनता के मन में है कि निकल गया है। असर क्या हो रहा है? नहीं, बिल्कुल आपका अनुमान सटीक है। लोगों के अंदर जन आक्रोश देखा भी गया पार्टी के प्रति। ये अपने सरकार के कार्यकाल को लेकर के लोगों के बीच में जा रहे हैं। आक्रोश था, ये बिल्कुल सही आपने कहा। लेकिन अभी पिछले दिनों राजनाथ सिंह की चुनावी जनसभा हुई, अनुराग ठाकुर जी की चुनावी जनसभा हुई। लोगों के जनसैलाब के ऊपर ये जनता का एक मूड होता है कि किसकी तरफ जीत का रुख दिखाई दे रहा है, मतलब मेंटेन हो गया मामला मेंटेन होता दिखाई दे रहा है। अच्छा, अभी किसी के लिए जीत का सेहरा मानना या कहना उस पर यह जल्दबाजी होगी। आते हैं समाजवादी पार्टी पर। समाजवादी पार्टी में जब त्रिभुवन दत्त प्रत्याशी बना के आलापुर उतारे गए, उस समय बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने मुर्दाबाद के नारे लगाए, झंडे जलाए गए, प्रत्याशी का पुतला फूंका गया। अखिलेश यादव की गाड़ी के सामने लोग खड़े हो गए। आलापुर से जाके वहाँ पर लोग खड़े हो गए, वहाँ मुर्दाबाद, त्रिभुवन दत्त को हटाओ, आलापुर बचाओ जैसे नारे लगाए गए। एक पार्टी, एक कैडर, समर्पित कार्यकर्ता, ये जो प्रदर्शन हुआ, जो लोगों ने देखा, एक राजनैतिक स्थिति को अगर एनालिसिस किया जाए, क्या यह सही था? नहीं, बिल्कुल नाराज़गी होना स्वाभाविक है। त्रिभुवन दत्त इसके पहले समाजवादी पार्टी को लोग यादव की पार्टी से जोड़ के देखते हैं। जब त्रिभुवन दत्त इससे पहले बहुजन समाज पार्टी से विधायक हुआ करते थे, उस ज़माने में ये यादव विरोधी तो नहीं कह सकते, लेकिन यादव लोगों का काफ़ी विरोध किया। तमाम यादव लोगों पर मुकदमा दर्ज करवाया। लोगों को लगा कि हमारी पार्टी में एक अकस्मात ये कूद गए हैं, और जो कार्यकर्ता काफ़ी वर्षों से समर्पित थे, मेहनत कर रहे थे पार्टी के लिए, पार्टी ने उनको उठा के हाशिए पर रख दिया, इनको यहाँ से प्रत्याशित घोषित कर दिया। इस चीज़ को लेकर के नाराज़गी रही लोगों में। लेकिन वहीं पे लोगों का ये भी कहना था कि पार्टी नेतृत्व जैसा निर्देश देगी वैसा हम लोग करेंगे। पार्टी मुखिया ने निर्देश दिया कि त्रिभुवन दत्त को हमने मैदान में छोड़ा, अब उन लोग उनके लिए कार्य करिए। दूसरी चीज़, पार्टी के कार्यकर्ताओं की नाराज़गी आज भी जग जाहिर है। इसका जीता जागता उदाहरण है पार्टी का पुराना जो पारंपरिक कार्यालय है। आपके प्रत्याशी जो सपा के वर्तमान प्रत्याशी हैं, उस कार्यालय से कोई ताल्लुकात नहीं रखते हैं। ये बहुजन समाज पार्टी के ज़माने में अपनी ज़मीन लेके जो कार्यालय बनाए थे, आज भी चुनाव वहीं से लड़ रहे हैं। ये प्रदर्शित कहीं न कहीं से करता है कि इनके अपने खेमे में कहीं न कहीं से नाराज़गी है। इसमें कोई संदेह असर करेगा, लेकिन चुनाव में कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। बात हम बसपा की कर लें। बसपा में केडी गौतम सबसे पहली आलापुर की प्रत्याशी, जो सबसे पहले ही पत्ता खोल दी गई थी। केडी गौतम आई बसपा में। केडी गौतम को प्रचार करने का, लोगों से जुड़ने का बहुत समय मिला। त्रिभुवन दत्त के भी अकॉर्डिंग समय ज़्यादा मिला, त्रिवेणी राम को सबसे छोटा समय मिला। चलिए, केडी गौतम को लेके आपकी एनालिसिस क्या कहती है? इस प्रश्न के बाद दूसरा प्रश्न होगा। देखिए, केडी गौतम हमारे क्षेत्र के लिए नया चेहरा है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन केडी गौतम के पास अपने कैडर का बेस वोट है। केडी गौतम अपने बेस वोट को सहेज चुकी हैं।
वो उन पे पूरा भरोसा है कि हमारे कैडेट लोग कहीं नहीं जाने वाले हैं। उस अपने बेस वोट को लेकर के कहीं न कहीं से, जैसे अभी आपको मैंने बताया कि बीजेपी के लोगों में थोड़ी बहुत नाराज़गी रही, कहीं न कहीं से सपा के लोगों में नाराज़गी रही। ऐसे नाराज़ कार्यकर्ता, ऐसे पार्टी के साथ जो पहले से लोगों से, अपने लोगों से नाराज़ थे, इन लोगों का जो मैंने एनालिसिस किया तो ये चीज़ छन के आई, खुल के आई कि ऐसे लोगों को दरकिनार करके हम के डी गौतम के साथ हो जाएंगे। लेकिन ये फैसला अभी तो 3 मार्च को पता चलेगा कौन किसके साथ आया, लेकिन के डी गौतम अपनी पकड़ मजबूती से आलापुर में बनाए हुए हैं आज भी। खूंटा गड़ गया है जी बिल्कुल। अच्छा, अब हम सेंधमारी की बात करते हैं। सेंधमारी में एक प्रबुद्ध वर्ग में ब्राह्मण आता है और मुसलमान, सबने पकड़ना चाहा, सभी दलों ने दोनों को पकड़ना चाहा, लेकिन उसमें कारण यह था कि सभी दलों ने दोनों को पकड़ना जरूर चाहा, लेकिन एक मुश्त पकड़ना चाहा। क्या कहते हैं? नहीं, कोशिश तो सभी लोगों ने किया, तमाम तरह के सम्मेलन किया, खासकर ब्राह्मणों को लुभाने के लिए। अब मतदाताओं को, जातिगत मतदाताओं को अपने पाले में करने के लिए यहाँ के सभी प्रत्याशी लगे रहे, लेकिन कामयाबी किसको मिलेगी ये तो समय बताएगा। मतदाता कभी खुल के किसी के साथ नहीं रहता है। मैं ये नहीं कह सकता कि जो लोग उनके साथ जुड़े हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उससे जोड़ करके ये देखा जाए, तमाम किराए के भी मतदाता हो सकते हैं, कार्यकर्ता हो सकते हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। इसका उदाहरण वीआईपी रही थी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये सबके साथ हो सकता है। अच्छा, चलिए अब जनपद की बात करते हैं। आप सभी जनपदों में सभी लोगों के पास गए होंगे, चुनाव में लगातार आप दौड़ रहे हैं। दार्थ न्यूज इंडिया की पूरी टीम भी लगातार सर्वे अपने दर्शकों को दिखा रही है। आपका जनपद को लेके क्या एनालिसिस है? जनपद में यह तो मान के चलिए कि तीनों प्रत्याशियों की जीत होगी, तीनों दलों की जीत होगी। मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन मतलब यहाँ हाथी भी चलेगी, यहाँ साइकिल भी चलेगी, यहाँ कमल भी खिलेगा। 5 विधानसभा सीटों में सबको मिलेगा। ये अभी कहना जल्दबाजी हो किसको कम मिलेगा, किसी को ज़्यादा, लेकिन तीनों का जीत तय मान लीजिए। प्रमुख मुद्दा क्या बनेगा इस विधानसभा चुनाव में ओवरऑल जनपद का? मेरे ख्याल से कुछ लोगों का ये ऑब्जेक्शन रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही अब तक, तमाम लोगों ने, किसी ने साढ़ को मुद्दा बनाया, किसी ने महंगाई को मुद्दा बनाया, किसी ने विकास को मुद्दा बनाया, लेकिन कहीं कहीं से देखा जाए तो जो वर्तमान की सरकार है वो राष्ट्रहित की सरकार कही जा रही है। लोग राष्ट्रहित के मुद्दे को बनाकर वोटिंग करेंगे निश्चित रूप से, लेकिन ऐसा नहीं कि 5 विधानसभा सीटें उस राष्ट्रहित के मुद्दे को लेकर के वोटिंग करेंगे और बीजेपी का कमल खिलेगा, ऐसा नहीं होगा। हमने अभिभावकों से वादा किया था, हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं, हमने आपसे भी वादा किया था कि एक ऐसी बात मैं आपके सामने आज कहने वाला हूं कि जो आप जरूर एक बार सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। विधानसभा के इस चुनाव में जिंदाबाद गैंग एक चलती है। वो जिंदाबाद गैंग केवल शाम को एक 500 रुपये की नोट और कहीं ना कहीं शराब के पीछे दिन भर दौड़ती रहती है। यह नुकसान विधानसभा चुनाव में किसका होगा? यह 5 दिन की लड़ाई आपकी क्या पूरी जिंदगी बर्बाद कर रही है? इस पर एस.एन. त्रिपाठी जी की क्या प्रतिक्रिया रहेगी? बिल्कुल, ये तो गलत है कहीं न कहीं से। वोट बैंक के लिए, वोट के लिए, या लोगों को भारी भरकम भीड़ दिखाने के लिए किराए के कार्यकर्ताओं को उनके साथ मुर्गा दारू दे करके, प्रलोभन दे करके अपने पाले में करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कहीं न कहीं से ये गलत है। ये चुनाव कुछ दिन का है, बाकी ये आदत, मान लीजिए कोई नशेड़ी हो गया, कोई दारू पीने लगा इन लोगों के चक्कर में चुनाव के दौरान, तो चुनाव बाद उसको नहीं मिलेगा तो कहीं न कहीं से उसका परिवार बर्बाद होगा, अपना परिवार डिस्टर्ब करेगा। युवा और युवाओं के अभिभावकों से आपका क्या संदेश? युवा और युवाओं के जो भी अभिभावक हैं, जो भी गार्जियंस हैं लोगों के, उनकी सबकी यही सोच है कि जो चौमुखी विकास करे, जो क्षेत्र का विकास करे, हर तरह से जात, धर्म और मजहब से हटके काम करे, राजनीति से हटके काम करे। जनता, आम जनता को विकास चाहिए, सुरक्षा चाहिए, सुविधा चाहिए, महंगाई और बेरोजगारी से निजात मिलनी चाहिए। लोगों की मांग यही है। लोग इसी को सामने रख करके फेस कर रहे हैं कि जो इन चीज़ों से मुक्ति दिलाए, हम उन्हीं को वोटिंग करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप चैनल से जुड़े, अपनी राय आपने दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि इस विधानसभा चुनाव में हम कई प्रत्याशियों के पास गए, कई जो है लेखकों के पास गए, कई प्रबुद्धों से हमारी बात हुई, कई नेताओं से बात हमारी हुई, लोगों की राय हमने पहुंचाई, जनता के बीच जाके आपको वहां की स्थिति से रूबरू कराया। एक चीज़ है जो क्रीम निकलती है, वो यह जरूर कहती है कि अब की बार हाथी भी चलेगी, साइकिल भी चलेगी
और फूल भी खिलने वाला है। बाकी युवाओं से, हमारे द अर्थ न्यूज़ इंडिया की तरफ से युवाओं के अभिभावकों से एक संदेश ये है कि गलत हाथों में, गलत पालों में, गलत लोगों के साथ कतई ना जाइए। अपने भविष्य के प्रति सचेत रहिए। आप वोटर हैं, आप समर्थक भी हो सकते हैं, आपकी स्वच्छंदता है, लेकिन संदेश आपको हमारा यही है कि आप बहकावे की राजनीति में ना आइए। आप सभी चुनिए, लेकिन सही चुनिए। द अर्थ न्यूज़ इंडिया में इस एपिसोड में बस इतना ही। अगली बार एक खास व्यक्तित्व के साथ जरूर होगी मुलाकात। देखते रहिए द अर्थ न्यूज़ इंडिया। मैं हूँ हिमांशु त्रिपाठी।